पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि पूरी दुनिया में वैसे ही कई मुल्क में जंग चल रही है। रूस यूक्रेन के बीच जंग चल रही है, तो इजराइल फिलिस्तीन के बीच वॉर चल रहा है, ईरान और इजराइल के बीच भी वॉर हो चुका है। लेकिन अब दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश, इस्लामिक कंट्री सऊदी अरब के जरिए एक जंग का आगाज शुरू कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी जानकारी आपको देने वाली हूं कि सऊदी अरब ने संयुक्त अरब अमीरात से अगले 24 घंटे के भीतर यमन से अपनी सभी सेनाओं को बुलाने को कह दिया है। यानी कि यमन के अंदर जो उनकी सेना है वो 24 घंटे के अंदर अपने वतन को वापसी कर दे। और तो और सऊदी अरब के जरिए अटैक भी किया गया है। क्या है पूरा मामला, क्या है पूरी खबर, इस पूरी रिपोर्ट में आपको एक एक करके जानकारी देने वाली हूं। सबसे पहले आप इस वक्त की जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि सऊदी अरब और यूएई टकराव के बीच अमेरिका की एंट्री हो चुकी है। अमेरिका ने एंट्री मारा है। मार्को रूबियो ने फोन घुमा दिया है दोनों ही मुल्कों के बीच कि आखिर इस पूरे जंग में कैसे और क्यों टकराव हुआ है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दूं कि सऊदी अरब ने यमन में यूएई समर्थित ठिकानों पर हमला किया है। इस हमले के बाद मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से जंग भड़क उठा है। एक बार फिर से मिडिल ईस्ट पूरी तरीके से आग की चपेट में ऐसा लग रहा है पड़ने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से इस हिंसा के बीच अमेरिका की एंट्री हुई है। अमेरिका विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने यमन में बिगड़ती स्थिति और क्षेत्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के शीर्ष नेताओं से अलग अलग फोन पर बात करनी शुरू कर दी है। पहली कॉल में मार्को रूबियो ने यूएई के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन ज़याद अल नहयान से बात की है। दोनों नेताओं ने यमन की मौजूदा स्थिति के साथ साथ पूरे मध्य पूर्व में सुरक्षा और स्थिरता से संबंधित व्यापक मुद्दों पर चर्चा की है। ये बातचीत यमन में नाजुक सुरक्षा स्थिति के बारे में चल रही वैश्विक चिंताओं के बीच बताई जा रही है, जिसकी समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार मार्गों पर असर पड़ता है। उसी दिन बाद में मार्को रूबियो ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद से अलग से फ़ोन पर बातचीत की है। इस कॉल के दौरान उन्होंने यमन में चल रहे तनाव और क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता से संबंधित मुद्दों पर विचार आदान प्रदान किया है। ये लगातार का कॉल जो है खाड़ी क्षेत्रों में अपने प्रमुख भागीदारियों के साथ अमेरिका की निरंतर राजनयिक भागीदारी को रेखांकित कर रहा है, क्योंकि यमन में संघर्ष पूरे क्षेत्र की स्थिरता को एक चुनौती बना हुआ है। यूएई और सऊदी अरब ने यमन संकट को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसका शिपिंग सुरक्षा और मध्य पूर्व की समग्र सुरक्षा पर असर पड़ रहा है। अमेरिकी अधिकारियों ने तनाव को प्रतिबंधित करने और स्थिरता को बढ़ाने देने के लिए क्षेत्रीय भागीदारी के साथ काम करने के महत्व पर बार बार जोर दिया है। खासकर मध्य पूर्व के कई हिस्सों में बढ़ती अस्थिरता को देखते हुए यमन एक दशक से अधिक समय से संघर्ष में उलझा हुआ है, जिसमें हूती विद्रोही और सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के बीच लड़ाई के कारण एक गंभीर मानवीय संकट पैदा हो गया है, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया के सबसे बुरे संकटों में से एक संकट करार दिया है। हालांकि हिंसा में
कमी और बातचीत का प्रयास लगातार जारी है, लेकिन तनाव अभी भी बना हुआ है, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा और महत्वपूर्ण शिपिंग लेन की सुरक्षा के बारे में चिंता बढ़ चुकी है। अमेरिका यमन से संबंधित राजनयिक प्रयासों में सक्रिय रूप से शामिल हो रहा है। वो तनाव कम करने के लिए राजनीतिक समाधान खोजने और मध्य पूर्व में इस संघर्ष से जुड़ी व्यापक सुरक्षा चुनौतियों में समाधान निकालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तौर पर काम करना शुरू कर चुका है। अमेरिका ये नहीं चाहता है कि अब किसी भी तरीके से इन मुल्कों के बीच जंग छिड़े, क्योंकि जिस तरीके के हालात देखने सुनने को मिल रहे हैं वो पिछले कई सालों से पूरे दुनिया के लिए बहुत नाजुक स्थिति बना हुआ है। इजराइल की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। इजराइल में जो जुल्म सितम हो रहा है उसके रिपोर्ट हर रोज़ छपते हैं दोस्तों। हर रोज़ मैं देखती हूँ कि क्या और किस तरीके से जो है इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच जो तनाव है वो कितना ख़तरनाक स्थिति ले चुका है। लोग नमाज अदा कर रहे हैं तो उनके साथ, जी हाँ, उनके साथ जो है इजरायली सेंटर कार चढ़ा दे रहे हैं। ऐसी भी रिपोर्ट निकल कर सामने आई है। कोई पुरानी खबर नहीं बता रही हूँ दोस्तों, अभी हाल फिलहाल की खबर बता रही हूँ, जिसे जी सलाम के हवाले से छापा भी गया है। आप स्क्रीन पर इन खबरों को देख सकते हैं। देखिए क्या है, नमाज पढ़ रहे फिलिस्तीनियों पर इजरायली सेटलर ने चढ़ा दी कार, वीडियो वायरल हो गया है। इस तरीके की खबर निकलकर सामने आई है, आपके सामने है। ये जुल्म नहीं है तो क्या है, इसे क्या करार दिया जाए। लोग नमाज पढ़ रहे हैं, खाना लेने जा रहे हैं, अपने घरों में सुरक्षित नहीं है। दूसरी खबर भी फिलिस्तीन से ही निकलकर सामने आ रही है, जहां पर कहा जाता है कि फिलिस्तीनियों की फसल उजाड़ रहा है इजराइल। 8,000 से ज़्यादा पेड़ उखाड़ दिए गए हैं। मतलब आप सोचिए कि जो उनके खाने कमाने का संसाधन है उसको भी उजाड़ दिया गया है, उसको भी जो है किस तरीके से बर्बाद कर दिया गया है। ये सब कुछ आप इस खबर के माध्यम से देख सकते हैं कि क्या और किस तरीके की स्थिति फ़िलिस्तीन में बनी हुई है। खैर, आपको बता दूं कि सऊदी अरब ने संयुक्त अरब अमीरात से अगले 24 घंटे के भीतर यमन से अपनी तमाम सेनाओं को वो वापस बुलाने को कहा है। सऊदी अरब ने कहा है कि उसने मुकल्ला पोर्ट पर हमला किया है। सऊदी अरब का दावा है कि यूएई से बड़ी मात्रा में हथियार भेजे गए हैं जो दक्षिण के इलाकों पर कब्जा करने वाले अलगाववादियों के लिए थे। हालांकि यूएई ने अब तक इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है, यानी कि कोई भी सफाई नहीं दी है। वहीं यमन की प्रेसिडेंशियल काउंसिल ने देश में आपातकाल घोषित कर दिया है। जी हाँ, यमन की प्रेसिडेंशियल काउंसिल ने देश में आपातकाल जैसी स्थिति को घोषित कर दिया है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि यमन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार को प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल 90 दिन की इमरजेंसी जो है घोषित की गई है। साथ ही यूएई के साथ संयुक्त रक्षा समझौता को भी रद्द कर दिया गया है और 72 घंटे के लिए हवाई, समुद्री और ज़मीनी रास्तों पर नाकेबंदी कर दी गई है। मतलब मामला पूरी तरीके से सेंसिटिव बताया जा रहा है। एक बड़े जंग की आगाज शायद यहां से शुरू हो सकती है। दोस्तों, पल पल की रिपोर्ट, पल पल की जानकारी आपको देती रहूंगी। चैनल के साथ बने रहें। शुक्रिया।